नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिषपाल नैन और आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक नए मुद्दे पर, जो मुद्दा है यूसीसी। अब आप सोचोगे यूसीसी क्या है, क्योंकि चुनाव सीजन नज़दीक आ रहा है और चर्चा है यूनिफॉर्म सर्विस कोड की। जितना आप इसको सुन चुके हैं उसको तो जानेंगे ही, साथ में इसके अलावा एक और इस सेशन में जानेंगे, वो ये यूनिफॉर्म कोड का बहुसंख्यक हिंदू समुदाय विरोध कर सकता है, क्योंकि जहां पर बात करती है पर्सनल लॉज भी, वहीं पर ज़रूरत पड़ती है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स की। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में हम जितने भी नागरिक रहते हैं सामान्यतः दो प्रकार के कानूनों से बंधे हुए होते हैं ज़्यादा। एक है क्रिमिनल लॉ, और जिसके अंदर आप किसी प्रकार का कोई जुल्म करते हैं तो उस लॉ के तहत आपको डील किया जाता है। एक है पर्सनल लॉ, जिसमें आप सिविल लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप क्राइम के अलावा कोई और चीज़ जो चाहे कर्ज के आदान के हो या पर्सनल राइट से संबंधित कोई समाधान, जब हो पर्सनल लॉस की जो होती है कैटेगरी सिविल लॉस में जाके जुड़ती है। जब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर रहे हैं, देश के में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए उनके पर्सनल कानून हैं वो अलग अलग ना हो, एक जैसे हों। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में दिए गए एक भाषण में जिस बात का जिक्र किया गया कि एक परिवार के अंदर अगर हिंदू रहते हैं तो उन लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, इससे देश या परिवार अच्छे से नहीं चल सकता। तो हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए अलग कानून क्यों? इस बात को छेड़कर बीजेपी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में एक बार सबकी नज़रें फिर टिका दी है। 2019 में जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए जब अपनी घोषणा पत्र जारी की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सर्विस कानून लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके तहत प्रधानमंत्री ने ये बात छेड़ के वापस से लोगों के बीच में एक जिक्र पैदा कर दिया है। क्या वर्तमान सत्तारूढ़ एनडीए सरकार, क्या बीजेपी बहुमत सरकार आने वाले समय यूजीसी को लेके आएगा? क्या यह सभी धर्मों के लिए, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, सभी के लिए एक ही जैसा कानून, उनके पर्सनल अधिकार हैं, उनके लिए डील करने के लिए लाया जाएगा? आज के इस सेशन में इसी कानून के बारे में इतिहास भी जानेंगे, भविष्य भी समझेंगे, चैलेंज क्या आएंगे इनके बारे में समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अलग धर्मों की बात है जिस के बारे में जिक्र होता है, मुस्लिमों के द्वारा तलाक बोलकर दिया जाता है, और एक से अधिक पत्नियों को रखा जाना और उनको तलाक कैंसिल करके दूसरी पत्नी वापिस रहना हो, तो बिद्दत की रस्में हैं। उन सब के जिक्र आज के हलाल और मुद्दे पे शब्द में जे किए जाएंगे, जबकि आज हम सेशन में अब जिक्र हो सकता है। तो आइए विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। चर्चा के अंदर हेडिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि आप जैसा यहाँ देख रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसे हाल में एक आएगा पीएम मोदी द्वारा जो यूनिफॉर्म सिविल का मतलब है भारत में रहने वाले, इसी वजह से पर्सनल लॉस को लेके फिलहाल तो लॉ कमीशन है वो लोगों से राय लेना शुरू कर चुका है। कम से कम 8 लाख से अधिक लोगों की राय ले चुकी है। यूजीसी न्यूक्लियर बम मुस्लिम, इस प्रकार से अलग अलग न्यूज़ हेडिंग लिख रहे हैं, अलग अलग है। इस प्रकार की चर्चा आने पर एक बड़ा प्रश्न बनता है, क्या यूनिफॉर्म सर्विस क्या आने वाला है? अगर आने वाला है और मानसून सेशन में लेके आती है तो इसका प्रभाव उनको चुनाव में कितना देखने को मिलेगा? क्योंकि जहाँ तक बात हो यूजीसी समर्थन की, तो एक प्रकार से देखा जाता है कि वे सभी लोग इसके समर्थन करेंगे जो बहुता में हैं, जो बहुसंख्या देश के अंदर हिंदू समुदाय है। ऐसी सिचुएशन में
आप देखोगे हिंदू समर्थन करते देखेंगे। अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करतेंगे, विशेषकर आप मुस्लिमों की बात करें जिनका हाईएस्ट रेशो है देश के अंदर, पॉपुलेशन रखते हैं, उनका अल्पसंख्यक में राइट इनमें पर्सनल लॉ के द्वारा मुस्लिम द्वारा ड्राई किया जाता है। अगर उनके लॉज हटा दिए जाए, ऐसी सिचुएशन में उनके साथ जाके कौन सी पार्टी उनके साथ जाके खड़ी होगी, इसके अंदर देश के अंदर एक डिवाइस पैदा हो सकता है। ये पहले सीटरशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देखे गए प्रोडक्ट से भी बड़ा हो सकता है। इसकी कई बार कई राजनीति जानकार अनुमान लगा रहे हैं, संभवतः ऐसा कुछ बड़ा काम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया जो भाषण है उसको एक बार सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री अपनी बातों में जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें एक बार बोल चुका है, यूनिफॉर्म जवाब जी करता है कि ऐसी बात पहले बोल चुके हैं अपने स्पीच में। तो हमारी सरकारें अभी तक इस पे प्रयास क्यों नहीं कर रही? ये कई बार 4 लाइन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड में रिएक्ट किया है और बार बार सरकार को कहा है कि आप जल्दी से इस पे कानून बनाएं। तो प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का इसी बाल रेफरेंस लेके कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो पार्टी जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं या मुस्लिमों की वोट के लिए अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वो देश की आज़ादी से लेके अभी तक यूसीसी लेके नहीं आई। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके मन में उठता है कि सरकार वाकई में देश की आज़ादी के समय संविधान सभा के द्वारा यूजीसी के बारे में विचार नहीं किया गया था क्या? जब हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा जा रहा था, क्या उस समय के राजनीति में बैठे हुए या विशेषज्ञों ने कि उन्होंने एक बार के लिए भी एहसास नहीं हुआ क्या आने वाले समय में हमें भी सभी धर्मों के लिए एक सा कानून बनाना होगा? आंसर है हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी यूजीसी उस समय नहीं आया। उसका एक बड़ा कारण था तत्कालीन सरकार इस बात से उस टाइम का देश बटा ही हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में भविष्य में देश एक धर्म के आधार पे इससे बचना चाहते थे। इसी में ध्यान में रखते हुए मुस्लिमों में भड़काने के यूजीसी ने प्रधानमंत्री का कहना है जो मुस्लिमों को तुष्टीकरण करते हैं, जो मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, उनके जो गलत काम है उनके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनको केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। असल मायने में ये लोग वाकई में वोट बैंक की राजनीति करते हैं या मुस्लिमों की राजनीति कर तुष्टीकरण का काम करते हैं। तुष्टीकरण का अर्थ हुआ कमियों को नज़रअंदाज करके उनके साथ लेके चलना। जैसे प्रधानमंत्री के अनुसार मुस्लिम समाज की बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें तलाक के प्रोसेस से गुजरना होता है, तो हलाला या विद्युत जैसे जो रस्में हैं इनसे गुजरना होता है, तो उन्हें बहुत सी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो मुस्लिम पुरुषों के द्वारा एक से अधिक शादी करके महिलाओं के साथ समानता का अधिकार नहीं देखा जाता। निश्चित ही ये महिलाओं के लिए विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के लिए पड़ताना जैसा है। ऐसी सिचुएशन में उनमें ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार का तर्क दिया प्रधानमंत्री के 2 बड़े का पहला काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिमों के ये हितों की बात करने के लिए मुस्लिम लोग जो कि शरीयत से प्रभावित है उनको लेके एक्टिवेट हो जाता है। उन्होंने कहा हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं और हम अपने द्वारा अपना विरोध दर्ज कराते हैं। उन्होंने दूसरी तरफ लॉ कमीशन की कहा कि इस विषय में अभी तक 8.5 से ज़्यादा लोगों की
8.5 लाख लोगों की राय ले चुके हैं, रिस्पॉन्स ले चुके हैं 8.5 लाख लोगों की, उनकी राय जान चुके हैं कि यूनिफॉर्म सर्विस कोड के बारे में वो क्या मांगते और क्या चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, देश के अंदर देश 2 प्रकार कानूनों से ड्रिवर होता है, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। और जो सिविल लॉ का सीधा सा अर्थ होता है शादी संपत्ति से जुड़े हुए मामले, सिविल कानून के तहत कंसीड किए जाते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामलों में, परंपराओं में खासकर महत्व रखने वाले कोई से इसी के तहत काम करते हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधिकार होता है, लेकिन हिंदुओं में शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है। इसी तरह ईसाई और अलग अलग पर्सनल लॉ है। ईसाई के क्राइम करोगे तो एक ही कोड के द्वारा IPC के द्वारा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन शादी करोगे, संपत्ति का बंटवारा करोगे तो सबके अपने अपने धर्म के अनुसार कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो सिविल कोड है वो भी देशवासियों के लिए एक जैसा हो जाएगा। ये बात देखने में आ रही है। जब पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। उसके लिए कानून बन जाएगा, दोनों धर्मों को मानना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल है, तो इस प्रकार की ड्राफ्टिंग कौन करता है? जब तो इसको कानून है, लॉ कमीशन करेगा। लॉ कमीशन रिकमेंडेशन सरकार को देगा और सरकार उसको संसद में प्रस्तुत करेगी। और क्या संभव है आने समय में इस UGC के नाम पर संभावना व्यक्त की जा रही है। 10 प्रकार के UGC के चैप्टर हो सकते हैं, जिसमें पहला शादी की उम्र को लेकर नियम बन सकता है, तलाक के आधार पर बन सकता है, तलाक से प्रोसेस हो सकते हैं, देने की प्रोसेस तय हो सकती है, गोद लेने का आधार तय हो सकता है, गोद प्रोसेस तय हो सकता है, उत्तराधिकार और विरासत से जुड़े नियम, पति पत्नी और उनकी संख्या और परिवार नियोजन से जुड़े शामिल किए जा सकते हैं। बड़ा सवाल, देश में सबसे पहले इसके नाम की वोट कब हुई थी? 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर देश में एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। इसके सारा IPC भी आई, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को अलग अलग रखा। 1941 में BN राव कमेटी बनी, जिसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल सर्विस कोड बनाने की बात कही गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। ये तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। जो हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल रखा गया था, इसका मकसद था हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसी गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना। हालांकि उस समय जनसंघ के नेता, जो BJP का पहला माना जाता, जनसंघ माना जाता, जो शुरुआती रूप था BJP का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कृपया महाराज जी समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इसका कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को जब नेहरू पत्र लिखकर दबाव बनाया गया, नेहरू जी इस बात को लेकर जब तैयार हुए तो राजेंद्र प्रसाद जी, जो उस टाइम में काफ़ी एक्टिव थे उस समय, राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने साथ में काफ़ी सांसद थे, वो इसके विरोध में उतर आए। आखिर नेहरू जी को झुकना पड़ा और 1955 और 56 में नेहरू जी ने इस कानून को 4 छोटे छोटे कानूनों में बांट के पास करवाया, जिसमें था पहले हिंदू मैरिज 95, उसके बाद उत्तराधिकारी से 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड 1956 और हिंदू माइनॉरिटी और ग्रेजुएशन से 56। ये जब एक्ट 4 एगो में बट के आया तो फिर एक मांग उठने लगी कि हिंदुओं के लिए तो आपने हिंदू कोड पास कर दिया, लेकिन केवल हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों, अन्य धर्मों के लिए क्यों नहीं?
इसी के लिए जिज्ञासा बनी अन्य धर्म के लोगों के लिए किस धर्म से डिवीजन होते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म हिंदू विधा 1955 है और हिंदू उत्तराधिकारी 1956 से ड्राइव होते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ 1973 से डिवाइड होते हैं। ईसाई विवाह अधिनियम 1872 से, पारसी विवाह अधिनियम से, इसी प्रकार सिख आनंद विवाह 2012 से डिवाइड होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है भारत के संविधान में जो नीति निर्देश तत्व लिखे गए हैं, आर्टिकल 47 में जो जिक्र किया गया है देश में, यूनिफॉर्म 44 में जिक्र किया गया, उसका एप्लीकेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या हिंदी बोलने लग जाता है? नहीं। क्या जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब उसके अंदर कोई केस जाता है तो उसके ऊपर अपनी राय रखता है। सरला मुर्दल केस 1995 में एक केस गया, उसके एक साहबानो प्रकरण 1985 में गया जब राजीव गांधी की सरकार होती। साहबानो केस में सुप्रीम के फैसले को पलटा गया था। उस टाइम देश में काफ़ी विवाद हुआ था। राजीव गांधी द्वारा उस के समय काफ़ी डिसीजन लिए गए जिसका दूर ग्रामीण परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे, ताकि संविधान के अनुच्छेद 44 एक मर्द अक्षर बन के रह गया है, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समान नागरिकता संयम बनाया जाए। इसी प्रकार सरला मुगदल केस 1995 में आया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया क्यों ना सरकार के द्वारा इस केस में भी सिविल कोर्ट की बात की जाए। क्यों ही इसी द्वारा जॉन बलराम केस 2003 में साना बाइनो केस की बात की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल के ऊपर जोर दिया था। जब इतना ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा काम करने लगी तो क्यों नहीं लोगों को लगने लगा क्योंकि आप ही संसद को डायरेक्शन दे दो। ऐसी सिचुएशन में लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही डाल दिए, सर जी आप ही कह दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के बाद है, और इसे लोगों ने इस प्रकार से इंटरप्रेट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की मांग से किनारा कर लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाने का काम हमारा नहीं है, इम्प्लीमेंट कराना उसमें कि उसे किसी चीज़ का देश का नुकसान ना हो वो हमारा कार्य है। इसका विरोध इतना ज़्यादा क्यों होता है? सबसे पहली बात है मुस्लिमों को अपने पर्सनल लॉ पसंद है, सही बात है, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए भी बैकिंग कौन देता है? हाँ देखिए, आपको पर्सनल लॉ प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसका अनुच्छेद 25 है, क्योंकि भारत के अनुच्छेद में दिया अनुच्छेद 25 देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत जो भी धर्म के लोग निवास करते हैं वो अपने धर्म के मानने के लिए कैसे मानते हैं, क्या फॉलो करते हैं, तो क्या फॉलो करते हैं, कैसे मानते हैं, उसके लिए फ्री हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में धर्म के आधार पर जो कानून चल रहे हैं उन्हें बरतने का प्रयास होता है तो इससे एक मूल अधिकार में उल्लंघन का किया जाता है। उसकी और दूसरी तरफ बात की जाए मुस्लिमों के जानकार की जो शरीयत कानून है जिससे मुस्लिम कानून चलता है जो सन 1400 साल पहले का है, तो ये कानून उस समय कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा इनमें उनकी आस्था है, आस्था का विषय है, आस्था का विषय धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। ऐसी सिचुएशन में मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद मिली हुई उनकी धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनी जा सकती है। लेकिन सरकार इतनी ज़्यादा जिद क्यों कर रही है? सरकार इसलिए जिद कर रही है क्योंकि उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि वो कमिटेड है यूनिफॉर्म सिविल के लिए। बीजेपी ने अपने मैन्युफैक्चर में बात कही थी, उसी को वो दोहराती हुई आगे बढ़ रही है।
क्या सरकार से इस चीज़ के लिए तैयार है? क्या आज से पहले आपने ये पॉइंट दौर किया हो जिसमें सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात नहीं की थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है, उस पे देश में बहुत बड़ा विरोध हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूजीसी आने पर देश में विरोध होगा? तो सरकार इसके लिए टेस्टिंग कर चुकी है। सरकार बीजेपी के लिए एक सांसद है जिनका नाम राजा किरोड़ीलाल मीना, उन्होंने ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके राज्यसभा के अंदर डिमांड करके मांग की थी। उन्होंने देखा मार्केट में किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। उनका संभवतः एक प्रयास हो सकता है। एक प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, दो प्रकार के संसद में बिल पेश किया जाता है, एक और गवर्नमेंट बिल, एक प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन सरकार का कोई मंत्री बिल लेके आता है तो गवर्नमेंट बिल कहा जाता है, और कोई नॉन मिनिस्टर बिल लेके आए तो चाहे वो ओपोजिशन क्यों ना, वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। यूजीसी के फ़ायदा किसे होगा? सरकार इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रही है? कहा जा रहा है इससे मुस्लिम और फारसी महिलाओं को फ़ायदा, विशेषकर तब जब उनको पैतृक संपत्ति में पुरुषों के मुकाबले कम अधिकार प्राप्त हैं, वो बराबरी के होने लगेंगे। मुस्लिमों महिलाओं को एक ही शादी कर सकते हैं, पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, तो फिर समानता की बात होगी, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलेंगे। जो महिलाएं तलाक से पीड़ित होती हैं उनको उनसे छुटकारा मिलेगा। अगर यूजीसी आता है तो पर्सनल लॉ पे संकट आएगा, शरीयत को चुनौती मिलेगी, जो कानून चला रहा है मुस्लिम उसको चुनौती मिलेगी। इसी के साथ साथ एक से ज़्यादा जो विवाह करने का अधिकार है वो अपराध बन जाएगा। लैंगिक समानता वगैरह बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अंदर हिस्सा मिलेगा। लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ निकल के आती है, अगर यूसीसी आता है लिविंग रिलेशंस पे भी असर पड़ सकता है। इसका अर्थ क्या है? वो महिलाएं जो पुरुष एक साथ रहते हैं बिना विवाह के, एक दूसरे की मर्जी से, संभवतः यूसीसी आने पर उनके ऊपर भी ये बात आए कि वो अपने परिवारजनों को बताकर ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इस बारे में कानून के जानकारों का मत है। एक है सारा खान जो स्कॉलर हैं, उनका तथ्य न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ जिसमें लिखा गया व्यक्तियों को पार्टनर चुनने का अधिकार है, तो इसके लिए किसी भी जानकारी देने के लिए अनिवार्य होगी चाहिए, चाहे वह सरकार को हो या माता पिता को हो। दूसरी तरफ एक रिटायर का कहना है, रेणु शर्मा रिटायर जिला जज भोपाल, उनका कहना है कि उनको एक सिक्योरिटी दी गई है, उनको अपने माता पिता को बातें बतानी चाहिए। लिविंग पर यूजीसी का क्या असर हो सकता है, इसको लेकर कानून के जानकार बटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो जानकारों की है, वो ये इसको के आने के का प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी होगी, जिसकी वजह से, और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी इससे प्रभावित होगी। ये बात अतिरिक्त रूप तो पता हो तो अतिरिक्त है। सवाल बड़ा बना सर, तो मुस्लिमों का तो परेशान नहीं होने का हमें इसलिए समझ में आ गया क्योंकि शरीयत कानून से हटके बात हुई है, तो हिंदू क्यों परेशान हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक एक्ट हो जाएगा। जब देश शहरीकरण नहीं हुआ था तो पारिवारिक संयुक्त परिवार में रहते थे और संयुक्त परिवार का एक अपना बिजनेस होता था। आपने आज भी देखा होगा बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी अपनी एक दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है, सब परिवार के लोग उसी के माध्यम से अपने घर का गुजारा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में काम किया जाता है, जिसके अंदर उस परिवार के अंदर मुखिया के अलावा जितने भी अन्य लोग हैं उनकी आय को भी उसमें शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर टैक्सेशन में राहत मिलती है। अगर यूसीसी आता है तो एचयूएफ ख़त्म होने का खतरा रहता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार वीणा कॉमेट काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया कि संभवतः आने वाले समय में एससीएस को चुनौती मिल सकती है। 1995 एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1955 में, क्योंकि उसे जब हिंदू महिलाओं को अन्य
अन्य पुरुष के साथ शादी करें तो उसके लिए कानून है, लेकिन सबके लिए पर्सनल लॉ हो जाएगा। जब ख़त्म होने के यूजीसी हो जाएंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट क्या किया जाएगा? दूसरी चुनौती इसको मिल सकती है। तीसरी चीज़ है यहाँ पे जो आती है वो है कि आने वाले समय में जनजातियों को बड़ा नुकसान होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल मुस्लिमों में एक से ज़्यादा शादी रिवाज नहीं है, देश में बहुत सारे आदिवासी हैं जिनमें एक से ज़्यादा शादियों का प्रचलन है। आपको याद होना चाहिए देश में शेड्यूल में क्रेडिट का देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं। 2011 की जनगणना अनुसार 10.43 करोड़ की करीब जनसंख्या को होल्ड करते हैं, जो देश की कुल आबादी का 8% हैं। अगर देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है तो सवाल यह है क्या हर आदिवासी एक से ज़्यादा शादी करता? नहीं, इसमें बहुत से ज़्यादा ऐसे वादी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। उनका एक उदाहरण देते हैं मेघालय के अंदर 86% अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बड़ी संख्या के अंदर आदिवासी रहते हैं। और आपको यही कारण पता हो यूजीसी में जहाँ पर मेघालय कोनरम संगमा की सरकार है, जो एनडीए का अलायंस है, बीजेपी के साथ है, संगठन है, उसके द्वारा भी यूजीसी के द्वारा विरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो यूजीसी में सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि यूजीसी आया तो आदिवासियों पर भी नुकसान डालेगा और आदिवासियों की संख्याएँ बहुमत में है। ऐसी सिचुएशन के अंदर यूजीसी का विरोध करना भी विरोध हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है और कौन लोग विरोध कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में संभव है जब पर्सनल लॉ एक जैसे बनेंगे, बहुत सारी चीज़ों के डेफिनेशन हो सकते हैं। जैसे दक्षिण भारत में के हिंदू परिवारों में दिक्कतें आ सकती हैं। वो कैसे? दक्षिण भारत में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने रिलेटिव से ही शादी कर लेते हैं, जो नियरेस्ट हैं, जो हिंदू परिवार में हैं। 2015-16 की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएँ अपने पिता के साइड के कज़न से शादी कर लेती हैं। वहीं 13.2% अपनी मां की साइड के फर्स्ट कज़न से ही शादी कर लेती हैं। 3.5% महिलाएँ अपने अंकल से ही शादी कर लेती हैं। ये दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ये प्रवेश है। ये तो संभवतः यूजीसी आने पर ये सभी चीज़ें मोटिफाई हो जाए, विवाह किससे और कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे हुआ तो आने वाले समय में संभवतः इस वजह से भी हिंदुओं में भी और विशेषकर दक्षिण भारत में भी इसका विरोध दर्ज किया जा सके। तो ऐसी बातें होती हैं। तो आने वाले समय में सरकार इसी वजह से लॉ कमीशन से माध्यम से जनता की राय जानने का प्रयास कर रही है। तो लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? क्योंकि यूजीसी आता है तो कम उम्र तय होना तय है। शादी के बाद महिलाओं के अधिकार क्या होंगे? तलाक के कानून क्या होंगे? महिलाओं के पालन पोषण के लिए क्या अधिकार होंगे? फिर बच्चा गोद लेने के क्या रीति रिवाज होंगे? संभवतः इन सभी में संभव है। क्या कोई राज्य ऐसा जो इस पे काम कर रहा? गुजरात इस पे काम कर रहा, उत्तराखंड काम कर रहा है। गोवा तो आज़ादी के साथ से यूजीसी को मानता चलता आ रहा है। तो फिर एक दिमाग बड़ा मनता है। तो फिर एक बात बताइए कि केंद्र सरकार कर रही है हम यूजीसी से लाएंगे। यूजीसी जब जो भिन्न राज्य जो पहले लेके आ रहे हैं, तो क्या राज्य अपनी अपनी डपली अपना राग गा रहे हैं। देश के अंदर पर्सनल लॉ के समवर्तीय सूची का हिस्सा हैं। तो समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन हाँ, अगर केंद्र का कानून बन जाए तो फिर कानून पूरे देश के अंदर लागू होता है। अगर इसी प्रकार विभिन्न राज्य अपने अपने लेवल पर यूजीसी का कानून बना रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या देश के अंदर राजनीतिक पार्टी का स्टैंड क्या है? तो ऐसी सिचुएशन में यूजीसी को लेकर आम आदमी पार्टी और समर्थन में है
उनका कहना है अगर उनसे जो राय लिया जाए उनका समर्थन बनता है तो हम इसके समर्थन में। तो इसी प्रकार शिवसेना भी कहती है कि हम भी यूजीसी के समर्थन में हैं। सबसे पहले सभी की बातें सुना जाना है। तो सामने विरोध में भी कौन है? तो एनसीपी, एआईएम, कांग्रेस, डीएमके, शिरोमणि अकाली दल, इन सभी का अपना अपना मत है। वो इन सभी विषयों पर पूर्ण सहमति होना जरूरी है जब भी इस तरह के कानून में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आज की ताज़ा खबर है वो ये है, हाल ही में मणिपुर जो है एनडीए का नॉर्थ ईस्ट का मेघालय में के द्वारा हाल ही में कहा गया कि वो यूजीसी सरकार का समर्थन नहीं करेगा। इसी प्रकार कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा भी इस विषय पर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। हालांकि कल 3 जुलाई को यूजीसी का पैनल बैठने वाला है ताकि सरकार संभवतः मानसून सत्र के अंदर इस विषय पर कोई ना कोई जिक्र जरूर लोगों के सामने रख सकती है। देखने वाला होगा आगे होता क्या है। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आप इसको समझ पाए हैं तो सभी अपने साथियों के साथ साझा करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपनी राय, अपने कमेंट्स ज़रूर व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ताज़ा अपने साथियों को साझा करें। जैसा कि हमने आपसे पहले अनाउंस किया है कि राजस्थान में राज शासन परीक्षा। तो इसके साथ आज का नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।